जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है वो जनरल एस्थेटिक्स। जनरल एस्थेटिक्स से जनरली पता लगता है, जनरल के नाम से पता चलता है कि ये वो उस टाइप के एस्थेटिक्स होते हैं, ऐसे सीनस डिप्रेसेंट होते हैं जो कि एक जगह पे नहीं पूरी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। इट मीन्स कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली मतलब आपके ब्रेन, आपके लंग्स, आपके हार्ट सबको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। स्केलेटल मसल्स पे सब पे इफेक्ट होते हैं और हम लोग अपने रिफ्लेक्सेस को लूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये इसमें ये इसका बेसिकली डेफिनेशन है। इसकी स्टेजेस, जनरल एनेस्थेटिक्स की स्टेजेस 3 होती हैं। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ये कंडीशन होती है एनाल्जेसिया। स्टेज 1 कंडीशन एनाल्जेसिया। इसमें पेशेंट अगर उसको कोई पेन है तो वो एनाल्जेसिक होता है, मतलब उस टाइम पे उसका पेन रिलीफ होने लग जाता है उसको। उसको भी वो कॉन्शियस होता है, मतलब वो होश में होता है, उसकी सारी सेंसेस काम कर रही होती हैं, लाइक वो देख रहा होता है, वो सुन रहा होता है, वो टच कर पा रहा, फील कर पा रहा होता है। लेकिन उसका पेन सेंसेशन कम हो जाती है। स्टेज 2 जो 2 है वो है डिलीरियम। इस स्टेज में याद करो कि ऐसा होता है जैसे कि डुलुलु फेज़ में होता है पर्सन, मतलब वो अभी कॉन्शियस होता है लेकिन वो कॉन्शियस लॉस होना शुरू हो जाता है, अनकॉन्शियस होना स्टार्टिंग पोजीशन पे होता है। इफेक्ट होती है, अगर वो एक्साइटेड था तो अब हल्का सा डिप्रेसिंग वाले फील में चला जाता है, उसके मसल्स रिलैक्स होने लग जाते हैं और जो उसकी रिस्पायरेशन रेट्स वगैरह इस स्टेज में, स्टेज 2 के में उसकी रिस्पायरेशन रेट बढ़ने लग जाती है। स्टेज 3 है सर्जिकल एनेस्थीसिया। ये वो स्टेज है, ये एनेस्थीसिया देने के बाद वो वाली स्टेज है जिस टाइम पे ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसकी रिफ्लेक्सेस सारी पैरालाइज्ड हो जाती है, मतलब कि वो देख पा नहीं रहा होता है या वो बेहोश हुआ होता है, उसको आवाज़ नहीं आ रही होती है, वो फील टच कर नहीं पा रहा होता है, उसको पेन नहीं हो रहा होता है, सारी सेंसेस की जा चुकी होती हैं। इस स्टेज में उसका बीपी और रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ मेंटेन हुआ होता है, तभी इस स्टेज में सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो स्टेज 3 का नाम है सर्जिकल एनेस्थीसिया। स्टेज 4 रिकवरी फेज़ होता है, रिकवर होना होता है। एनेस्थीसिया के बाद ऑपरेशन हो गया, सर्जरी परफॉर्म हो गई, उसके बाद पेशेंट को रिकवर होना होता है। अगर वो रिकवर ना हो, जनरल एनेस्थीसिया के केस में पेशेंट डेथ केस भी हो सकता है, क्योंकि उसका मेडुलरी पैरालिसिस हो जाता है, मतलब कि रिस्पिरेटरी रेट या सर्कुलेटरी रेट बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है, लाइक उसका सर्कुलेशन इफेक्ट होती है या रिस्पिरेशन इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर वगैरह ये कुछ होता है। और ये अफेक्ट करता है वाइटल सेंटर्स को, यानी कि ब्रेन हो गया और लंग्स हो गया, इस टाइप की जगहों को सेंटर्स को अफेक्ट करता है। और ये किलिंग, मतलब इसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया की वजह से स्टेज 4 में पहुंच जाए। और जनरल एनेस्थीसिया इसी वजह से जो है ना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते। तो ये इसका था इसका एक स्टेजेस है जो कि पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेजेस है नाम। जनरल एनेस्थीसिया ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कीटामाइन जो है वो साइक्लिक है, बाकी सब स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत आसान है। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की इसमें ज़्यादा बात है, बस जनरल एनेस्थीसिया क्या करते हैं, क्योंकि होल बॉडी में रिसेप्टर्स में जहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, मतलब उन सेंसेस को ब्लॉक करते हैं। तो वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि जो नॉर्मल फंक्शन सेंसेस का हो रहा है, रिफ्लेक्सेस का हो रहा है, वो इनहिबिट हो जाए, तो ताकि सर्जरी परफॉर्म की जा सके। बेसिकली एनेस्थीसिया का भी यही चाहते हैं ताकि उनका सर्जरी परफॉर्म की जा सके। अब हम पढ़ते हैं जनरल एनेस्थीसिया की क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन में ये है कि याद करने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, बस इसकी मेजर टाइप्स पता होनी चाहिए, उसके टाइप के अंदर 1, 2, 3 जो है ना ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में टीचर्स आपसे कभी भी आपसे क्लासिफिकेशन लिखने को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने को नहीं बोलते। वो या तो आपसे एसएआर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स या तो ये पूछते हैं या तो सिंथेसिस रिएक्शन करने को बोलते हैं। अब इसमें क्लासिफिकेशन में देखें, सबसे पहले है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। ऐसे एनेस्थेटिक्स जो कि बाय इनहेलरी रूट दिए जाते हैं। ये इसमें याद रखें, ये वो वाले एनेस्थेटिक्स होते हैं जो कि किडनैपर्स किडनैप करने में यूज़ करते हैं, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, ठीक है। देन आ जाता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, आईवी दिए जाते हैं। अच्छा, जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो आईवी दिए जा सकते हैं, आईवी ब्लड में जाके होल बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, तो जनरली होल बॉडी में आईवी दिए जा सकते हैं। जबकि जब हम लोकल पढ़ेंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स, तो पता लगेगा कि वो आईवी कभी भी नहीं देते, ठीक है। तो जनरल आईवी भी देते हैं, आईवी में भी आगे टाइप्स हैं, इनके टाइप्स हैं। तो ये है बस। तो हम लोग और फिर न्यू ड्रग्स होते हैं जो ना इनहेलेशन ना आईवी में, मतलब उसको अभी इन पे काम चल रहा होता है या जिसने अडॉप्टिव चीज़ें की होती हैं, तो वो न्यू ड्रग्स में उसको क्लासिफाई कर लिया जाता है। तो अब इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में लिक्विड भी हैं और गैस वाले भी हैं, ठीक है। अब जो लिक्विड वाले हैं वो जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह भी हमने पढ़ा है, उसमें फ्यूरेन, इनफ्यूरेन, ये हम लोग ये सारे पढ़ेंगे, इथर नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारा पढ़ेंगे। और गैस वाले में हम ये दोनों पढ़ेंगे। आईवी वाले में भी हम इनके सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे। कीटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स पूछते भी हैं क्योंकि इसका साइक्लिक साइड रिएक्शन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन।